हेलो बच्चों, आप सभी का लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में पुनः स्वागत है। बच्चों, आपने अपने विज्ञान के जो चैप्टर 4 परमाणु की संरचना में आपने पिछले वीडियो में जाना कि परमाणु किन किन अपरमाणुविक कण से बने होते हैं और विभिन्न वैज्ञानिकों ने परमाणु के संरचना के बारे में क्या क्या बताया। आप देखें कि पहले हमारे जे थॉमसन ने परमाणु का तरबूज मॉडल बताया, उसके बाद रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और फिर बोर ने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर किस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इसी क्रम में ये भी देखा गया कि अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं तो परमाणु का द्रव्यमान भी उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो द्रव्यमान के योग के बराबर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पाया गया कि उस दोनों के अलावा भी जो है हमारा परमाणु का द्रव्यमान कुछ ज़्यादा है। तब 1932 में जेम्स चैडविक ने जाकर एक नए कण की खोज की जिसे न्यूट्रॉन कहा गया और ये भी बताया कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो इसलिए परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, यानी ये दोनों मिलकर परमाणु का द्रव्यमान सुनिश्चित करते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार बात कि हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो बच्चों, तो इस तरह से हमारे परमाणुविक अपरमाणुविक कण कितने हुए? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। अब हम ये जानेंगे, जैसा कि बोर ने भी बताया था, कि किस प्रकार परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं और वो चक्कर किस प्रकार काटते हैं। तो जब बोर ने क्या बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, तो उसी कक्षा का नाम उन्होंने KLMN दिया। अब K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 2n², यानी K पहला कक्षा है और पहली कक्षा के लिए हम n के लिए 1 रखें तो 2n² यानी 2, यानी पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 होंगे। तो ये देखिए, इसका नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके चारों ओर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। दूसरा, अगर हम L चले तो L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 × 2 का स्क्वायर, यानी हमारा 2 × 4 यानी 8, यानी अगर इस 8 में हमारे L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा ये रख ले जिसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और बाकी के कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से M में 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18 और उसके बाद N में, यानी अगर हम M कक्षा बनाएं तो एक बाहर कक्षा और बनेगी M की, अगर और बड़ा N कक्षा बनाएं तो इसके बाहर N के एक और कक्षा बनेगा। तो N में 2 × 4 का स्क्वायर, इसलिए 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का बंटवारा इन कक्षाओं में कैसे होगा। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हम कार्बन का ही लेते हैं। कार्बन में जो है उसका अगर हमको परमाणु की संरचना बनाना पड़े तो हम कार्बन का परमाणु का संरचना कैसे बना सकते हैं। कार्बन का में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 6। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे वितरित करेंगे कक्षाओं में? तो सबसे पहले हम इसका हम नाभिक बनाए
नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये हमारा नाभिक हो गया। अब हम पहला कक्षा बनाएं। पहला कक्षा में कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिए। अब 6 में 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में के में चले गए, बाकी हमारा क्या बचा? 4। तो 4 जो है हमारा उसके बाद वाले कक्षा में हो गया। 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा कार्बन का वितरण हुआ। लेकिन अब हम चलते हैं जहां कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि अगर इसी तरह से हम सोडियम का ले लें। सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है। अब हम इस 11 इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करेंगे? तो पहले कक्षा में हमारा 2 जाएगा, 2। दूसरे कक्षा में हम जानते हैं कि दूसरा कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो हम दूसरे कक्षा में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दूसरे कक्षा में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो ये हमारा फिर कौन कक्षा में जाएगा? बाहर वाले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रॉन का वितरण सोडियम का हुआ। तो इस तरह से बच्चों सभी जो परमाणु हैं उसके इलेक्ट्रॉन का वितरण को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अब हम एल्युमिनियम का लेते हैं एक उदाहरण। एल्युमिनियम का 13 होता है, तो पहले कक्षा में 2 जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 रख सकता है, तो 8 ही रख सकता है, और फिर बाहर में क्या जाएगा? 3। आप ये समझिए कि कक्षा एक तरह का घर है। तो पहले कक्षा में 2 ही आदमी रह सकते हैं, इतना ही बड़ा घर है। दूसरा कक्षा में 8 ही आदमी रह सकते हैं, इतना ही बड़ा घर है। तो फिर हम बाहर वाले कक्षा में गए तो एल्युमिनियम का 2 8 3 हो गया। तो इसी तरह नाम। तो बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं संयोजकता क्या है। देखिए होता क्या है कि कोई भी परमाणु ये चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो 8 इलेक्ट्रॉन रहने पर फिर वो संयोजन किसी दूसरे परमाणु से नहीं जुड़ता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो अपने आप को संतुष्ट पाता है। तो इसी 8 इलेक्ट्रॉन को करने के चक्कर में अगर किसी परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में करने के लिए वो या तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है या तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है। तो यही जितने इलेक्ट्रॉन को देता है या जितने इलेक्ट्रॉन को लेता है, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। अब एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए हम अभी जैसे सोडियम की बात किए थे, तो सोडियम का जो नाभिक है उसमें सोडियम के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद के कक्षा में 8 और उसके बाद के कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आए बाहर से किसी से, क्योंकि इसके बाहर के कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हर परमाणु यह चाहता है कि उसके बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 हो। तो सोडियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब आप ही बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना? बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और अपने बाह्यतम कक्षा में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ले आए। तो सोडियम की संयोजकता कितनी हुई? कितने इलेक्ट्रॉन को वो देकर या लेकर अपने बाह्यतम कक्षा में 8 पूरा किया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की संयोजकता हुई 1। इसी तरह अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? 2,
क्योंकि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो 6 ले या 2 दे, तो 2 देना आसान है। लेकिन उसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता हो गई 3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता हो गई 4। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर स्थिति इससे भी ज्यादा बिगड़ गई, यानी अगर हमारे कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे हम क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 हुआ, यानी पहले कक्षा में ये क्लोरीन का पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और 6, 7, 8 और बाह्यतम कक्षा में है हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 ले या 7 दे, तो इनके पास उल्टा होता है। इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो अतः क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई 1। उसी तरह जिसके कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहर के कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उनके लिए आसान है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसके संयोजकता कितनी हो गई 3। अगर बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसकी संयोजकता 2 हो गई। लेकिन अब बात आता है कि अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बिल्कुल जब उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और न ही देगा, यानी 8 में से 8 गया 0, यानी उस परमाणु की संयोजन क्षमता संयोजकता कितनी हुई 0, जो कि हमारे जितने अक्रिय गैस हैं उनकी संयोजन क्षमता 0 होती है। अक्रिय गैस में एक हीलियम ही है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं तो जितने भी अक्रिय गैस है उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो वो देते हैं और ना ही लेते हैं, अतः उसकी संयोजकता क्या हुई 0। तो बच्चों इस तरह से आप पूरे वीडियो में क्या देखें कि परमाणु में एक तीसरा अपरमाणविक कण है न्यूट्रॉन, और परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, बटे हुए होते हैं, सजे हुए होते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और परमाणु के संयोग, दूसरे परमाणु से संयोग करने की क्षमता, यानी कोई जितने इलेक्ट्रॉन को लेकर या देकर जो संयोग करने की क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन क्षमता। तो बच्चों आशा है कि आपको ये इस वीडियो की सारी बातें समझ में आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप बेशक इसके कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। तो इसी के साथ धन्यवाद।